नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के लिए भूगोल विषय से अध्याय 1 भारत की स्थिति एवं विस्तार पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो 9th क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो हम लोग देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को। बच्चों, भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारत में प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी और यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगर हम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं को देखें तो उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता है। उसमें से हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हुआ, जो एक नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही विकसित सभ्यता थी। भारत में ही पहला गणराज्य बिहार के वैशाली से साक्ष्य मिलता है, यानी कि गणतांत्रिक व्यवस्था का विकास सर्वप्रथम बिहार में ही देखने को मिला। अब हम लोग समझते हैं गणराज्य किसको कहते हैं। तो गणराज्य में शासन किसी वंशानुगत राजा के द्वारा नहीं होके गण अथवा संघ के द्वारा होता है, यानी कि शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है। उसमें आम जनता भाग लेते हैं। शासन में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो भारत विश्व का पहला देश है जहाँ पर गणराज्य का विकास हुआ। अब हम लोग देखते हैं विश्व में भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति को। तो भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम लोग देखें पृथ्वी को, तो पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है, यानी कि विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर स्थित है, यह विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत की स्थिति को देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अक्षांशीय विस्तार पर हम लोग गौर करें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अवस्थित है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह भारत के बीचों बीच गुजरती है। देखें, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा लगभग भारत के बीच से, यानी कि भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको आप मैप पर भी देख सकते हैं। देखें, ये कर्क रेखा है जो भारत के इन 8 राज्यों से गुजर रही है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच गुजरती है। अब हम लोग इसके देखते हैं देशांतरीय विस्तार को। तो देशांतरीय विस्तार अगर भारत को देखें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 82.5 डिग्री देशांतर भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसी से भारत के मानक समय, यानी कि भारत के समय का निर्धारण जो किया जाता है वह कहाँ किससे किया जाता है, वह 82.5 डिग्री देशांतर से किया जाता है। यह भारत के बीचों बीच गुजरती है। यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है।
तो भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को देखें तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 82 डिग्री देशांतर से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। विश्व के समय का निर्धारण जो किया जाता है वह 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है, वह लंदन से होके गुजरती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर देखें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये देखें, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद अगर हम देखें, भारत में वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि भारत में वर्तमान में अभी जो है सो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे आप मैप पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब यह राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब इस मैप को अगर देखेंगे तो इस मैप से आपको भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप इसको सूची बना लेंगे। इसके साथ ही भारत के प्रमुख राज्य और उसकी राजधानी को भी इससे देख के आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत का आकार। तो भारत के अगर हम आकार को देखें तो भारत एक विशाल देश है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संक्षेप में इसको अगर हम कहें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। यानी कि पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्षेत्र जो है सो भारत का है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि भारत से 6 देश और इससे ज़्यादा क्षेत्रफल में है। तो पहले स्थान पर जो आता है वह रूस है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रूस का है। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। इसे आप इस मैप पर भी देख सकते हैं। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है सो रूस का है, उसके बाद कनाडा का है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उसके बाद चीन का है, उसके बाद ब्राज़ील का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है, उसके बाद भारत का है। तो भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसको याद रखेंगे, भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा का तात्पर्य ये समुद्र से लगा हुआ जो सीमा है, ये तटीय सीमा जो है सो 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीप सहित इसको मिला देंगे, यानी कि ये जो द्वीप है ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो तटीय सीमा है और मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा है, इसको अगर आप मिला देंगे तो यह 7516.6 किलोमीटर है। भारत का आकृति को अगर हम लोग देखें तो भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, जिसमें इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग पतला होते गया है और सबसे अंतिम छोर उसका कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं। यानी कि सबसे नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो नीचे की ओर जाते हैं तो इसका अंतिम छोर क्या होते जाता है, पतला होते जाता है और जिसको अंतरिप, कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी अंतरिप के नाम से
जानते हम लोग हैं। अब आगे देखें हम लोग, तो भारत का प्रायद्वीपीय आकार को अगर देखें, भारत के प्रायद्वीपीय आकार यानी कि प्रायद्वीप उसको कहते हैं जिसको 3 ओर से जल घेरे हुए है, यानी कि स्थलीय क्षेत्र के तीनों ओर जल है। जैसे भारत को अगर हम देखें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है। इस मैप को देखें तो भारत के पूरब में ये वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में ये अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। अर्थात भारत की 3 ओर से देखेंगे तो यह अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है, जो भारत को एक प्रायद्वीपीय स्थिति या आकार प्रदान करता है। अब द्वीप किसको कहेंगे, तो द्वीप से तात्पर्य होता है जिसके चारों ओर जल होता है, यानी कि चारों ओर जल है और बीच में स्थल है। जैसे हम लोग देखें ये लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप है, इसके चारों ओर क्या है, जल है और बीच में जो है सो स्थलीय भाग है। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखें तो उसमें भी चारों ओर क्या है, जल है और बीच में स्थल है। तो द्वीप उसको कहेंगे जिसके चारों ओर जल हो और बीच में स्थलीय भाग हो, तो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत को अगर हम लोग अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को देखें तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दूरी जो है सो समान नहीं होने के क्या कारण, तो देखें यहाँ पर अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार को देखें तो इसकी दूरी लगभग समान है, लेकिन देशांतरीय विस्तार को अगर देखिएगा तो ध्रुव पर जाके जो है सो ये मिल जाती है, यानी कि ध्रुव पर इसका दूरी जो है कम हो जाता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहता है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो वह कम हो जाती है। इसमें अगर चित्र को देखें तो ये अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे आप अगर लेते हैं तो इसमें जो है सो दूरी बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इसकी दूरी को अगर हम देखें तो यहाँ पे आके मिल जाती है, तो ध्रुव की ओर जाते हुए कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें देशांतरीय विस्तार के कारण, यानी कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में सूर्य का उदय पहले होता है और कच्छ, गुजरात के कच्छ में देखें तो बाद में होता है, यानी कि दोनों के स्थानीय समय में अंतर को देखें तो यह समय का अंतर जो है सो 2 घंटे का हो जाता है। 2 घंटे का होने का मुख्य कारण यह है कि देशांतरीय विस्तार यानी कि 30 डिग्री का अंतर है, और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट समय का अंतर हो जाता है। अगर 1 डिग्री देशांतर पर लेंगे तो 4 मिनट का अंतर आता है। तो 30 डिग्री का है तो 30 को अगर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 120 मिनट का अंतर आएगा। और यह 120 मिनट के अंतर का अर्थ है 2 घंटे का अंतर आएगा। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश का समय को देखें और कच्छ के प्रदेश के समय को देखें तो दोनों के समय का अंतर जो लगभग आएगा स्थानीय समय का, वह 2 घंटे का आएगा। और भारत के मानक समय का निर्धारण जो किया गया है वह 82.5 डिग्री देशांतर से, यानी कि ये अगर देखें तो मानक समय जो है सो भारत के देशांतर रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है, जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। और भारत के समय और इंग्लैंड के समय यानी कि लंदन के समय के अंतर को देखें तो यह 5.5 डिग्री का अंतर, 5.5 घंटे का अंतर आता है, जिसका मुख्य कारण ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम जो है सो 0 डिग्री पर बसा हुआ है और ये भारत 82.5 डिग्री पर है। तो अगर आप 82.5 को गुना करेंगे 4 से तो यह आपको
5.5 घंटे का अंतर आएगा, यानी कि 5.5 घंटा आगे का समय यह बतलाता है। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अगर भारत के दक्षिणी भारत को देखेंगे, ये जैसे तमिलनाडु और केरल को देखेंगे, तो यह जो है सो विषुवत रेखा के नज़दीक है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो है सो उसके नज़दीक है। लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पड़ता है विषुवत रेखा से ये केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र को। तो ये विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर जो है सो तापमान ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा होती है। जबकि जम्मू कश्मीर विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है। जम्मू कश्मीर के अगर क्षेत्र को देखेंगे तो यह विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादा ठंडक पड़ती है, यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है, जबकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, जिसके कारण तापमान में अंतर आ जाता है और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में ठंडक ज़्यादा पड़ती है, जबकि उसी समय तमिलनाडु और केरल में गर्मी का आभास होता है। तो यह अक्षांशीय विस्तार यानी कि अक्षांशीय अंतर के कारण तापमान में अंतर हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं भारत तथा विश्व के देशों से संपर्क। तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क मुख्य रूप से समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग से है, यानी कि समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग से भारत के विश्व के अनेक देशों के साथ संपर्क है। समुद्री मार्ग से अगर हम लोग देखें तो ये मैप देखें, ये भारत है और भारत का ये अफ्रीका हो गया, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आदि देशों के साथ जो है सो समुद्री मार्ग से है। इसी के साथ आप देखेंगे तो स्थलीय मार्ग से भी भारत के विभिन्न देशों के साथ संपर्क है और इसमें देखेंगे हिमालय क्षेत्र में अनेक दर्रे हैं, इन दर्रों से होकर चीन आदि देश से संपर्क है और विभिन्न देशों में हमारे बौद्ध धर्म, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि पहुंचा, जो इन संपर्क को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत और उसके पड़ोसी देश को देखें तो भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। मैप पर अगर देखें तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को? 7 देशों को छूती है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, उसके बाद आपको चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश और म्यांमार, यानी कि भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है, जिसमें ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये चीन का क्षेत्र है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार अर्थात बर्मा है। तो ये 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही मालदीव को देखें, ये मालदीव और श्रीलंका, यह 2 देश जो है हिंद महासागर स्थित पड़ोसी देश भारत का है। ये श्रीलंका और ये मालदीव जो है सो हिंद महासागर में स्थित है और यह भारत का हिंद महासागर ये पड़ोसी देश है। अब ये श्रीलंका को हम लोग देखते हैं। श्रीलंका जो है सो मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग है। अगर श्रीलंका के तट जो है सो भारत के तट से मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इसी तरह अगर हम लोग जम्मू कश्मीर से सटा हुआ यहाँ पर देखें तो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र और चीन का क्षेत्र जम्मू कश्मीर के एक खास जगह पर मिलता है। ये अफगानिस्तान का देखिए यहाँ पर टच कर रहा है जम्मू कश्मीर से, और ये चीन का क्षेत्र है जो दोनों एक दूसरे से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एक खास स्तर पर टच कर रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान जो है सो भारत का पड़ोसी देश है जो जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान और गुजरात क्षेत्र से लगा हुआ। इसी तरह आप यहाँ पर देखें बांग्लादेश है। बांग्लादेश का सीमा अगर हम लोग देखें तो ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा से ये असम से सटा हुआ है। इसी तरह आप देखें बिहार का से सटा हुआ, यह बिहार से सटा हुआ नेपाल है और नेपाल से हमारा संबंध बहुत ही पुराना है। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी नेपाल और भारत के बीच बहुत ही निकटता है और प्राचीन काल से ही हमारा संबंध नेपाल से घनिष्ठ रहा। नेपाल से निकलने वाली अनेक नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम भी कहाँ पर, नेपाल में ही हुआ है। और 2008 में कोसी नदी के तटबंध को टूट जाने से भयंकर बाढ़ आई थी। तो नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अगर हम देखें तो भारत और चीन के बीच भी जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगले दिन हम लोग इसी पाठ का जो प्रश्न उत्तर है उसको करेंगे। धन्यवाद।